लेकिन चलो देखते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे लिखा मान लो हेलो, प्रिंट कर दिया हाई, और सेकंड लाइन पर एरर है, स्ट्रिंग मैंने क्लोज नहीं करी, फिर लिख दिया मैंने भाई। तो अभी जो आपका एक्सपीरियंस है पाइथन में, उसके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को रन कराने पर क्या आउटपुट आना चाहिए? हेलो आएगा, फिर एरर आएगी, और एरर के आगे का कोड नहीं चलता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमें नहीं पता ये सही है गलत। यही तो बात सही है। तो ये रूल पाइथन में नहीं, हमारी पूरी लाइफ में अप्लाई होता है। हम कभी सही गलत नहीं बताते, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये बात गलत है। एक्सपीरियंस सही है, लेकिन टेक्निकली बात गलत है कि इसका आउटपुट हेलो आएगा। इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में एरर कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। पर ऐसे कैसे? हमने कितनी बार देखा है, और आपने कई बार बोला भी। हमने कहा रुको, जो मैंने दिखाया है, जो मैंने बोला है, वो भी होता है पाइथन में। मैंने इसको सही कर दिया, मैंने इसमें एरर कर दी, प्रिंट की स्पेलिंग गलत है। अब वही आएगा जो आपने अब तक अपना एक्सपीरियंस ले रखा है। हेलो आएगा, एरर, उसके आगे का कोड नहीं चलेगा। ये हमारा अगला चैप्टर है कि पाइथन में एरर्स दो तरह की होगी। पहली एरर वो जो हमारे प्रोग्राम की आखिरी लाइन पर भी आ गई तो कुछ भी नहीं चलेगा, पहली लाइन भी नहीं चलेगी। दूसरी एरर वो जिस लाइन पर आई है उस लाइन से आगे का कोड नहीं चलेगा, उसके पहले का सारा चलेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम है टाइप्स ऑफ एरर। पाइथन में एरर्स के टाइप। टाइप्स ऑफ एरर में पहली एरर हमारी जो होती है वो होती है कंपाइल टाइम या सिंटैक्स एरर। इफ वी डू नॉट फॉलो रूल्स टू राइट स्टेटमेंट। दूसरी एरर होती है जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन या रन टाइम एरर। रन टाइम एरर या एक्सेप्शन।
जब कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उस समय ये एरर आएगी, या कोई इनवैलिड ऑपरेशन अगर हमने कर दिया है उस समय ये हमारी एरर आती है। ठीक है। अभी ये जो बातें मैंने लिखी है ना, ये बातें आपको समझ में कम आएंगी। अभी अभी कुछ मैं आपको ग्राफिक्स बना के दिखाऊंगा, उसमें शायद कुछ समझ में आए। तो जो लोग इनिशियल क्लासेस में थे पाइथन की, शायद उनको याद आ जाए, और जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा है उनको थोड़ा कम समझ में आएगा जो मैंने लिखा हुआ है। तो मैं समझाता हूँ जीरो लेवल पे, ताकि सबको समझ में आ जाए। देखो भाई, जब आप पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं और आप उसे रन करते हैं, चाहे आइडल पे, चाहे VS कोड पे, चाहे जुपिटर पे, कहीं भी करते हैं, तो बिहाइंड द सीन प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है उसको समझिए। मोटी मोटी पिक्चर ये है कि ये आपका प्रोग्राम है। मैं डिटेल भी दिखा, टाइम कम लगेगा। ये ऐसा हमारा इंटरप्रेटर जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और ये ऐसा हमारा प्रोग्राम डॉट पी वाई। अब मॉड्यूल वाले चैप्टर में शायद मैंने कुछ पढ़ाया हो, अगर आप याद कर पाओ। 10 12 15 दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं इंटरप्रेटर से, तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। इस बात को हम थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं, इंटरप्रेटर करवाता है, करता नहीं है। और किससे करवाता है इस काम को, कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर के अंदर ही कंपाइलर नाम का एक कंपोनेंट है जो फिट होता है। अलग से हमें ना तो इसको डाउनलोड करना, ना इंस्टॉल करना, ना यूज करना। तो जब हम अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं, चाहे आइडल से चाहे VS कोड पे, रन बटन पे क्लिक कर दिया, तो सबसे पहले हमारी फाइल सबमिट होती है कंपाइलर के। हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में जितने स्टेटमेंट लिखे हैं उन सारे स्टेटमेंट्स में सिंटैक्स चेक करता है, इंडेंटेशन है कि नहीं, कॉलन लगाया कि नहीं, स्ट्रिंग ओपन है तो क्लोज करिए कि नहीं करिए। तो जिस स्टेटमेंट को लिखने के जो रूल्स होते हैं वो रूल्स फॉलो करें हैं नहीं। अगर वो रूल्स फॉलो हुए हैं तो आपका कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूशन बहुत आगे है। अभी आपका कोड क्या होता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है दूसरे कोड में। अब वो ABCD नहीं रहा, अब वो दूसरा कोड बन गया, जिसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, बाइट कोड के नाम से। अब ये जो बाइट कोड है ये तब बनता है जब आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, और पूरे प्रोग्राम का एक ही बाइट कोड जनरेट होगा, क्योंकि बाइट कोड एक फाइल में सेव करना होता है उसे। हर लाइन का अलग अलग बाइट कोड नहीं बनता, पूरी फाइल का इकट्ठा बाइट कोड बनेगा। तो अगर एक लाइन पे भी गलती हो गई तो बाइट कोड वाली फाइल फिर जनरेट आपकी नहीं होती। तो बाइट कोड
बनने के बाद फिर क्या होता है, आपका इस बाइट कोड वाली फाइल को एक और कंपोनेंट है, उसको सबमिट किया जाता है, और उसका नाम होता है हमारा पीबीएम। इसे बोलते हैं पीबीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। तो जो पीवीएम कंपोनेंट है, ये कहता है कि मेरा काम है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, लाइन बाय लाइन, पूरी फाइल का कट्टा नहीं। इस पीवाईसी फाइल को पीवीएम रीड करेगा, पहली लाइन रीड करेगा, उस लाइन को रीड करा, अब उस लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करा, और कन्वर्ट करने के बाद सीपीयू को दे दिया, और सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट कराकर आउटपुट दिखा दिया। लाइन नंबर 1 का एग्जीक्यूशन हो गया। कौन सी लाइन नंबर 1? मेरे प्रोग्राम की नहीं, जो मेरे प्रोग्राम से बाइट कोड बना, उसमें जो लाइन नंबर 1 बनी होगी उसका एग्जीक्यूशन हो गया। अब पीवीएम बाइट कोड की दूसरी लाइन रीड करेगा। अब दूसरी लाइन जब वो रीड कर रहा है, तो उसमें उसने देखा कि ये यूट्यूब से एक वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, और यूट्यूब के वीडियो का एक यूआरएल लिखा हुआ है, तो इनके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। अब इंटरनेट है ही नहीं मेरे लैपटॉप में। प्रोग्राम सही लिखा है, सिंटैक्स विंटैक्स सब सही है, बट प्रोग्राम को चलने के लिए इंटरनेट तो चाहिए होगा। तो जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है, तो वो नहीं चेक करता कि इंटरनेट है या नहीं, वो तो चेक कर रहा है सिंटैक्स सही लिखा है कि नहीं, यूआरएल को स्ट्रिंग में लिखना लिखा है कि नहीं, स्ट्रिंग क्लोज हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। अब इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, वो तो तब पड़ेगी ना जब रन करवाएंगे, और रन वाला रेस्पॉन्सिबिलिटी पीबीएम की, वो अपने आप चेक करेगा। अब इंटरनेट नहीं मिला पीबीएम, अगर इंटरनेट नहीं मिला, तो जो सेकंड लाइन थी यूट्यूब से कनेक्शन आने वाली, उसका बाइट कोड का मशीन कोड जनरेट ही नहीं हुआ होगा। जब नहीं हुआ, तो अब पीबीएम ने क्या करा, पीबीएम ने यहां से एरर दे दी आपको। उस एरर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। और उसके बाद फिर पीवीएम कह रहा है अब मैं आगे के कोड को रीड ही नहीं करूंगा, मशीन कोड में कन्वर्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि प्रीवियस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन अगले वाले स्टेटमेंट के लिए हमारा रिक्वायर्ड हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है प्रीवियस वाले का आउटपुट यूज करे। जब प्रीवियस ही नहीं चला, तो आगे वाले को हम क्यों चलाएं। एक्सेप्शन, प्रोग्राम खत्म, अब आगे बाइट कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और अगर कंपाइल टाइम पर कोई गलती मिल जाती, तो यहां पर जो एरर आती, वो क्या कहलाती है, आपकी सिंटैक्स एरर। अब बात आती है कि मैंने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रखा था किसी लाइब्रेरी को। कंपाइलर लाइब्रेरी को चेक नहीं करता, कंपाइलर सिर्फ ये चेक करेगा कि लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट होना चाहिए, उसके आगे नाम होना चाहिए। वो नाम फर्जी लिख दो, कंपाइलर को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, जो मन चाहे वो। पीबीएम चेक करेगा कि जो लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट करी है, वो लाइब्रेरी है कि नहीं। तो जो लाइब्रेरी है, वो जब पीबीएम हमारे बाइट कोड को रन करता है मशीन कोड कन्वर्ट करने के लिए, उस समय चेक किया जाता है। अगर आपने इंपोर्ट काका का लिख दिया, तो कंपाइलर मना नहीं बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा काका नाम की लाइब्रेरी नहीं है। जब पीबीएम वाले फेस में इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट का मशीन कोड बन रहा होगा, तब पीबीएम पूछेगा लाइब्रेरी में जाके काका का नाम की लाइब्रेरी है कि नहीं, नहीं है तो एक्सेप्शन, प्रोग्राम खत्म, आगे नहीं बढ़ेगा। तो लाइब्रेरी को ढूंढना पीबीएम का काम है। इसी तरह से मैंने आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ाई, फाइल ओपन करी। फाइल ओपन करते समय फाइल का पाथ बताते हैं, कौन सी फाइल ओपन करनी है। वो फाइल है नहीं है, कंपाइलर चेक ही नहीं कर रहा है कि है कि नहीं, पीबीएम चेक करेगा। कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स चेक कर रहा है कि जो पहला नंबर है वो स्ट्रिंग पाथ होता है, सेकंड नंबर पे मोड होता है कि नहीं है, ओके। अगर वो फाइल नहीं मिली, तो ये जिम्मेदारी पीबीएम को मिली हुई है कि फाइल नहीं है, तो फिर आप एरर दोगे, ना कि कंपाइलर एरर देगा। मैंने अपना प्रोग्राम बनाया, मेरे प्रोग्राम में एक इनफाइनाइट लूप चला दिया, इनफाइनाइट लूप जिसके अंदर कुछ वेरिएबल बन रहे हैं, हर वेरिएबल को मेमोरी चाहिए। अब हमारा प्रोग्राम जब रन होता है, तो मेमोरी एलोकेट होती है रैम में, मेमोरी नहीं है।
तो पीबीएम इस बात को मॉनिटर करेगा कि मैंने मेमोरी मांगी और मेमोरी मिल ही नहीं रही है। तो अगर मेमोरी अवेलेबल नहीं है, रैम अवेलेबल नहीं है, तो उस समय आउट ऑफ मेमोरी एरर पीबीएम की वजह से आती है। कंपाइल जिस समय प्रोग्राम हो रहा है, जिस समय सिंटैक्स एरर चेक हो रहा है, उस समय कोई मेमोरी एलोकेशन किसी वेरिएबल का, किसी फंक्शन का उस समय नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई भी इनवैलिड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा एक्सेप्शन में काउंट। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में यहां से यहां तक का जो सफर है, यहां से यहां तक के सफर को कंपाइल टाइम कहा जाता है कि ये आपका कंपाइल टाइम है। और ये जो सफर होता है इसको हम रन टाइम कहते हैं। दिस इज रन टाइम। तो दो तरह की एरर आती है। कंपाइल टाइम एरर, जब सोर्स कोड, इसे बोलते हैं सोर्स कोड, जब सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है उस समय सिर्फ सिंटैक्स एरर चेक करी जाती है, कोड एग्जीक्यूट नहीं कराया जाता, और उस फेज को कंपाइल टाइम कहा जाता है। उस समय जो एरर आएगी उसे सिंटैक्स एरर कहा जाएगा। जब बाइट कोड बन गया और उस बाइट कोड का मशीन कोड बनाया जा रहा है बाई पीवीएम, तो उस समय जो समस्याएं आएंगी वो रन टाइम एरर या एक्सेप्शन हमारा कहलाएगी। अब ये जो दो फेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दो फेज हमें जनरली कभी देखने को मिलते नहीं है। बहुत कम हमें ये दो फेज देखने को मिलते हैं। हमें तो ये पता है कि ये रहा VS कोड, ये रहा प्रोग्राम, इसको रन कराना है, यहां पे गए, रन पे क्लिक कर दिया और बात खत्म हो गई। हमने कब कंपाइल कर लिया? हमने तो हमेशा रन का ऑप्शन देखा है, चाहे आइडल हो, चाहे VS कोड हो, चाहे जुपिटर हो। हमने तो आज तक कभी कंपाइल का बटन देखा ही नहीं कहीं। ये तो आप ही कहानी सुना रहे हो कि कंपाइल होता है, फिर ऐसे होता है, फिर वैसे होता है। तो पाइथन में इस चीज का एब्स्ट्रैक्शन दिया गया है कि जब आप अपने हिसाब से प्रोग्राम को रन करने के लिए कहते हो तो वो डायरेक्ट रन नहीं होता है, पहले वो कंपाइल होता है, उसके बाद रन होता है। यानी कि पाइथन का प्रोग्राम रन होना इज इक्वल टू कंपाइल होना प्लस रन होना। सी वाले, जावा वाले थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए उनको ये बात बता दी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे करना है आपको। पाइथन जब पढ़ने आते हैं लोग तो मान के चलते हैं कि भाई इतने ज्यादा टेक्निकल ये लोग नहीं है, इनसे ये बातें छुपा लो। एब्स्ट्रैक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं उसे, एब्स्ट्रैक्शन दे दो, बस क्लिक करवाओ, बात खत्म करो। इन्हें पता ही मत चलने दो कि पीछे पीछे क्या हो रहा है। क्योंकि अगर ये इतना जानने में क्यूरियस होते तो पाइथन पढ़ थोड़ा ना आते। सी पढ़ रहे होते पहले, फिर जावा पढ़ते, फिर पाइथन तक आते, है ना। तो ऐसा मानकर पाइथन के क्रिएटर ने पाइथन को बनाया हुआ, यही मानकर बनाया हुआ। इस वजह से पाइथन में बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपसे छुपा ली गई हैं, और यही सब चीजें सी में आपको फ्रंट पे लाकर दिखाई जाती है। ठीक है, बराबर। तो अब ये टॉपिक ऐसा आ गया कि मुझे सब बातें क्या हो रहा है पीछे निकाल कर आपको दिखानी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर नहीं दिखाएंगे तो समझ ही नहीं आएगा टॉपिक है क्या हमारा, है ना। हमें तो यही लगेगा एरर एक ही तरह की होती है, जहां तक सही है वहां तक चलता है, उसके आगे कोड नहीं चलता है। चलता है बाइट कोड, ना कि सोर्स कोड। तो बाइट कोड जहां तक सही कन्वर्ट हो गया मशीन कोड में, वहां तक का आउटपुट आ गया, नहीं तो नहीं आया। ठीक है। अब कॉलेज लाइफ से कुछ लोग एक बात सुनकर आते हैं, लाइन बाय लाइन और एक साथ। कंपाइलर लाइन बाय लाइन रन करता है और इंटरप्रेटर एक साथ रन करता है। पाइथन में इसको अगर हम अप्लाई करें तो लाइन बाय लाइन पीबीएम का काम। लाइन बाय लाइन क्या करना? बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। एग्जीक्यूट करना शब्द थोड़ा सा अलग कर दो, ट्रांसलेट करना शब्द ज्यादा सही है अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हो इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस। कंपाइलर एक साथ एग्जीक्यूट करता, अरे एग्जीक्यूट नहीं करता है, ट्रांसलेट करता है। एक साथ पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा दूसरे कोड में। अब दूसरा कोड चाहे मशीन कोड हो चाहे बाइट कोड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ट्रांसलेशन होते हैं। कंपाइलेशन दैट मींस ट्रांसलेशन, एक कोड को दूसरे कोड में लेके जाना कंपाइलेशन कहलाता है। कंपाइलेशन मतलब ये नहीं होता है कि इसी कोड को इसी कोड में लेके जाना है। ठीक है। पीबीएम एक और ट्रांसलेशन करता है। तो अब जो डिफरेंस है वो यहां पर है कि कंपाइलर एक साथ पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड,
अगर एक लाइन पे भी कहीं एरर आ गई शुरू में, बीच में, लास्ट में, तो पूरे कोड का बाइट कोड जनरेट नहीं होगा। और पीबीएम बाइट कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है और साथ में एग्जीक्यूट भी कराता रहता है। इसीलिए हमें लगता है कि जहां तक सही था वहां तक का आउटपुट आ गया और जहां गलत हुआ आगे का आउटपुट आएगा, क्योंकि पीबीएम का रूल है कि बाइट कोड जो भी कन्वर्ट करा मशीन कोड में एग्जीक्यूट हो गया। अगर उसमें एरर आई, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, तो फिर अगला बाइट कोड का जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको वो रीड नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आपको ये सब करके दिखाता हूं। कभी आपको आगे लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पहली और आखिरी बार करके देख रहे हैं। ठीक है, अब मान लो यही प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये प्रूव करके दिखाता हूं कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में बताओ कौन सी एरर है। एरर है, आप सोच के बताओ, कंपाइलर इस एरर को पकड़ेगा या उसके अकॉर्डिंग ठीक है बना देगा, बाइट कोड बना देगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन लाइब्रेरी में है कि नहीं कंपाइलर चेक ही नहीं करेगा। वो तो मान के चल रहा है कि मान लो आज नहीं है कल आ गया, तो भाई हो सकता है PRNT नाम का फंक्शन पाइथन में आज नहीं है कल आ जाए, तो इसका मतलब कंपाइलर के अकॉर्डिंग ऑल इज वेल, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर मैं सिर्फ कंपाइलर को एक्टिवेट कर लूं, पीबीएम को छोड़ दूं, पीबीएम तो रहने दो, अभी सिर्फ कंपाइलर को देखना चाहते हैं, तो इसका बाइट कोड बनेगा। बना कर दिखाता हूं। यहां जाएंगे टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल, यहां लिखेंगे। अब ये नहीं करना मुझे, ये क्लिक मत कर देना, ये तो हम करते ही आ रहे हैं बचपन से पाइथन पे। पाइथन स्पेस डैश एम स्पेस py_, कंपाइल स्पेस, प्रोग्राम का नाम P235 है मेरे में, आपके में जो होगा आप देख लेना, .py। तो ये कमांड क्या करती है, ये कमांड पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्ट करती है कि आप सिर्फ कंपाइलेशन वाले पार्ट पर फोकस करेंगे, जो आगे पीबीएम वाला पार्ट है उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। मैं रन कराऊंगा, कोई एरर नहीं है, बाइट कोड बन गया होगा। दिखाता हूँ, पाई कैशे फोल्डर के अंदर बाइट कोड बनता है, हमने मॉड्यूल वाले चैप्टर से इस बात को पढ़ा रखा है। P235 सी पाइथन कंपाइल्ड पाइथन फाइल ये बन गई, और ये आपका PYC फाइल है, कंपाइल्ड पाइथन फाइल। इसके अंदर बाइट कोड होगा जो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि सर मुझे क्या करना है, अब मुझे उस बाइट कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करवा के रन करना है। ये काम किसका है, पीबीएम का। तो मैं उस फोल्डर में आ गया, पाई कैशे फोल्डर में आ गया, और यहां लिखा मैंने पाइथन नेम ऑफ फाइल दैट यू वांट टू रन। तो जो नाम है वो पूरा लिखेंगे, चाहे रीनेम कर लो .pvc। अब जब ये एंटर करूंगा पीवीएम चलेगा, पहले स्टेटमेंट का बाइट कोड जो बना होगा उसको रीड करेगा, मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा, ऑल इज वेल, आउटपुट आ जाएगा। दूसरे वाले स्टेटमेंट का बाइट कोड रीड करेगा, इस फाइल से चेक करेगा, प्रिंट नाम का फंक्शन लाइब्रेरी में चेक करेगा, है ही नहीं, नहीं है तो फिर प्रोग्राम यहां पर एरर देके बंद कर दिया जाएगा, हेलो। और उसके बाद फंक्शन नॉट डिफाइंड, आगे वाला कोड ही लीजिए। अब रुक जाओ, मैंने यहां लिख दिया प्रिंट ऐसे करके, और आखिरी लाइन पर मैंने गलती कर दी ये वाली। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं इसको रन कराऊंगा, कंपाइल कराऊंगा, तो कंपाइलर कंपाइल करेगा या एरर देगा, एरर, क्योंकि आखिरी स्टेटमेंट में सिंटैक्स एरर है, बाइट कोड ही नहीं बनेगा, इस बार एरर आ जाएगी, सिंटैक्स एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। तो में आगे पिक्चर वो वाली हमारी क्या थी, तो उसकी जरूरत आज पड़ गई हमारे लिए, आज तक कभी नहीं पड़ी हमारे लिए, है ना, कि बिहाइंड द सीन ये होता है, फिर ऐसे होता है, फिर वैसे होता है। ठीक है, हमारे लिए तो आज तक ये था कि ये होता है जिसका नाम इंटरप्रेटर है, और ये हमारा प्रोग्राम होता है जो हमने लिखा, ये हमारा ये प्रोग्राम हम इंटरप्रेटर को देते हैं, इंटरप्रेटर कुछ करता है,
पता नहीं क्या करता है, और जो करता है वो सीपीयू को समझ में आ जाता है, और फिर हमारा आउटपुट आ जाता है। ये वो पिक्चर है जो आज तक में पढ़ाई गई, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, यही चल रहा है सब कुछ। अब सोचो जो लोग पहली क्लास से जुपिटर लेके बैठ जाते हैं, एनाकोंडा जुपिटर, उनको इसका कुछ पता नहीं चलेगा बिहाइंड द सीन क्या होता है, कैसे चल रहा है, कहाँ लाइब्रेरी है, कहाँ बाइट कोड है, कुछ नहीं है, सब हवा में चलता है उनका। ठीक है, चलो। अब अगर आपसे कहा जाए कि एक एनालॉजी है, साइंस लगा के समझने की कोशिश करो। मान लीजिए मैंने दो एसी परचेज करे, अब सेम ब्रांड के, सेम मॉडल, सेम शॉप से परचेज करे। एक एसी मैंने खरीदा, एक एसी मेरे फ्रेंड ने खरीदा। अब 3 दिन बाद मेरे फ्रेंड का एसी खराब हो, मेरा चल रहा है, अब वो खराब हो गया, मतलब उसमें हम एरर आ गई ये कह सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि वो एरर कौन सी है, सिंटैक्स एरर है या फिर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आई, जब एसी घर पे आ गया, चलने लगा, दैट इज रन टाइम। जब एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में था, कंपनी के पास था, उसको बनाया जा रहा था, उस समय फॉल्ट हुए होंगे, दैट इज सिंटैक्स एरर। जब एक बार प्रोडक्ट निकल के मार्केट में आ गया, क्लाइंट को दे दिया गया, दैट इज अब रन टाइम पर आ गया वो। और जब तक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, उस समय जो गलतियां हो रही हैं वो सब सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो अब ये पॉइंट समझने का ये है कि भाई जो एसी खराब हो गया एक, तो इस एसी खराब होने पर हमें करना क्या है। एक तरीका तो ये है कि पहले ये पता करो कि खराब हुआ क्यों। जब एक ही ब्रांड के, एक ही मॉडल के, एक ही जगह से सेम मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, सब कुछ सेम था, तो खराब कैसे हो गया ये। तो पता करा, तो ये पता चला कि एक दिन ना वोल्टेज ज्यादा आ गए थे, 220 वोल्टेज चाहिए होते हैं एसी को, उसके 420 आ गए थे, तो खराब तो हो ही जाएगा फिर। जब 220 वोल्टेज का इनपुट सप्लाई चाहिए और 420 पास करोगे, तो ये थोड़ी कहोगे कंपनी बेकार है एसी बनाने वाली। अब पॉइंट ये है कि सर अगर एसी खराब हो गया तो मेरा तो 40,000 का नुकसान हो गया हाई वोल्टेज आने की वजह से। अब आप बिजली वालों के पास जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां से, नुकसान आप ही का हो गया। कंपनी के पास जाओगे, एसी वाली वो कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगा हमारी क्या गलती है इसमें। लास्ट में नुकसान आप ही का होना है, ना बिजली वाला आपको कुछ देगा, ना एसी वाला आपको कुछ देगा, कोई कुछ नहीं देगा आपको। आपने सोचा यार एक काम करते हैं, ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना हमें सीखना चाहिए, तो आपने क्या करा, स्टेबलाइजर लगा दिया। 40,000 खर्च हुए, 5,000 और सही। ठीक है, एमसीबी लगा दो, सस्ती लगा दो, 200-400 रुपये लग जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टेबलाइजर से ज्यादा बेटर सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि अगर वोल्टेज ज्यादा आएंगे तो वो कम करके पास कर देगा, कम आएंगे तो ज्यादा करके पास कर देगा, यानी कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है उसको हैंडल कर लेगा स्टेबलाइजर, और एसी खराब होने से बचा लेगा। नहीं तो एसी मेरा गारंटी में है, मैं कस्टमर केयर कॉल करूंगा, 3 दिन बाद नंबर आएगा, वो आके देखेगा, 2-4 खर्चे बता देगा उसमें जो फ्री से अलग होंगे, तो इन सब झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहता मैं। मेरा एसी चलता रहे, रनिंग रहे, मुझे पता ही ना चले वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं, मुझे तो बढ़िया ठंडी हवा मिल रही है खाने को। क्या लगा देना है, साथ में स्टेबलाइजर लगा देना। इसी तरह से अगर मैंने कोई अपना प्रोजेक्ट बनाया पाइथन का, और उस प्रोजेक्ट में सब कुछ ठीक है, कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो मेरा प्रोजेक्ट बंद नहीं होना चाहिए। मेरे प्रोजेक्ट में एक स्टेबलाइजर लगा दो, ताकि जो उसमें ऐसी कमियां रन टाइम पर आए, वो अपने आप उनको हैंडल कर ले, और प्रोजेक्ट चलता रहे, बंद नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कुछ कर पाया, तो इस टॉपिक को पढ़ने की हमारी वर्थ हो जाएगी, कि ये जो आप जान रहे हैं कि ये होता है वो होता है, इसकी वर्थ क्या है, इसका आप फायदा कैसे लोगे। इसका फायदा हम उस सिचुएशन में लेंगे जहां पर हमने एक प्रोग्राम बनाया यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने का, और उसी के अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिखा इवन ऑड निकालने का,
लेकिन पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने यूट्यूब से डाउनलोड करने का कोड चला रखा है, अब मेरे में इंटरनेट ही नहीं है, प्रोग्राम खत्म, इवन नोट वाला भी नहीं चलेगा, जबकि वो सही था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर उसका मौका मिल जाता तो वो चल जाता, और उसको इंटरनेट भी नहीं चाहिए इवन नोट के प्रोग्राम के लिए, लेकिन वो गलती क्या है उसकी बाद में लिखा हुआ है बस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में एक स्टेबलाइजर फिट करेंगे कि अगर इंटरनेट नहीं है तो सिर्फ उतना कोड ना चले जो इंटरनेट पे डिपेंड करता है, आगे वाला चल जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन को डील करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सेप्शन क्यों आई, हाई वोल्टेज आई, तभी तो आप ऐसा कर लोगे। ठीक है, अब एसी खराब होने की वजह ये भी हो सकती है, गैस लीक हो गई उसके अंदर से। अब गैस लीक की प्रॉब्लम को स्टेबलाइजर कर लेगा सही, उसके अलग समाधान होगा फिर। तो सर जैसी समस्या वैसा समाधान आएगा ना, हर चीज के लिए थोड़ी स्टेबलाइजर लगा दोगे आप। यही पॉइंट पाइथन में आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक आपको सिर्फ ये बताया गया कि एक्सेप्शन होती है, अब आपको ये बताया जा रहा है एक्सेप्शन कई तरह की होती है। एक्सेप्शन क्या हुआ जिस वजह से आई, वो अलग इवेंट है। ठीक है, अब मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहां पर लिखा PRNT, एक्सेप्शन आएगी, कौन सी है, नेम एरर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहां पर सही लिख दिया, इंपोर्ट कुछ भी। अब बताओ, इंपोर्ट कुछ भी करने से मेरे प्रोग्राम में कोई एरर आएगी किसी तरह की? तो लाइब्रेरी में कुछ भी मॉड्यूल है नहीं, तो कोई तो एरर आएगी फिर। सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, कौन सी वाली आएगी, एक्सेप्शन वाली। लाइब्रेरी में कुछ ही मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, कुछ भी पहले लिख दूं और इंपोर्ट बाद में लिख दूं, अब अब सिंटैक्स एरर है, क्योंकि आपको सिंटैक्स ही नहीं है, लाइब्रेरी में है नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। जो तरीका है इंपोर्ट लिखने का वो गलत है, पहले इंपोर्ट कीवर्ड आता है उसके बाद मॉड्यूल का नाम, सिंटैक्स एरर। हमने कहा चलो यही लिखो। दो एरर मैंने आपको दिखाई, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नेम एरर। और देखो मैं लिखा है यहाँ पर एस इज इक्वल टू, या चलो लिस्ट इज इक्वल टू 10 20 30, प्रिंट लिस्ट ऑफ 5। बताओ लिस्ट के फिफ्थ इंडेक्स पे कौन है, कोई नहीं है। सोचो कौन पकड़ेगा इसे, कंपाइलर पकड़ेगा या फिर पीबीएम एक्सेप्शन देगा? इंडेक्स कब बनेंगे, जब मेमोरी में आ जाएगा। मेमोरी कब मिलती है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तभी तो कंपाइलर को पता ही नहीं कि 5 इंडेक्स हैं कि नहीं, क्योंकि मेमोरी में है ही नहीं अभी तक लिस्ट। लिस्ट मेमोरी में कब आएगी, जब पीबीएम इसको मेमोरी देगा रैम के अंदर, उस समय पता चलेगा कि इंडेक्स कौन था कौन नहीं था। तो कंपाइलर मेमोरी से रिलेटेड कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेप्शन आएगी, कौन सी आई, इंडेक्स। ठीक है, मैंने क्या करा, किसी भी स्ट्रिंग को जो कि फ्लोट में थी उसको कन्वर्ट करा, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसमें ऐसे कर दिया तो क्या ये स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती है, नहीं। कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, क्या है। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, एक्सेप्शन। अब कोई आपसे पूछे शॉर्ट में क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मैंने आपका बेस बना दिया 45 मिनट में, अब ये बताओ कि एक्सेप्शन की डेफिनेशन क्या है। कोई आपसे पूछे एक्सेप्शन क्या है तो आप कहानी सुना दोगे मेरी तरह, लेकिन एक डेफिनेशन के नाम पर अगर एक सिंगल लाइन में बताने की हम कोशिश करें तो वो क्या कोशिश रहेगी? ठीक है, और थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो गई। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन प्रोग्राम, चलो
अनसर्टेनिटी, ठीक है, मतलब खाली कॉपी छोड़ के आने से अच्छा है कुछ तो लिख दो, कुछ तो मिलेंगे नंबर, यूनिवर्सिटी वाला ये कहता कुछ तो लिखो, नंबर किस में दूं। तो अगर हम एक्सेप्शन को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि an exception is an unwanted event या situation that occurs during execution of program. ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, आप अपने आप को समझाने के लिए बाइट कोड टू मशीन कोड, तो सामने वालों को नहीं बताना है, क्योंकि इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो भी नहीं जानता हो कि ये क्या बाइट कोड और क्या मशीन। आपको बस अपने ऊपर इतना बताना है कि उसको समझ में आ जाए। कई बार हमारे सामने सिनेरियो होता है कि हम जो बता रहे हैं वो प्रोडक्टिव तब होता है जब हमारा बताया गया सामने वाले को समझ में आ गया। कई बार ज्यादा बताने से भी नुकसान हो जाता है ना। तो अगर वो कहेगा तो बताओ, नहीं तो इतनी लाइन बोल के खत्म कर दो। एन एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड, ऐसी सिचुएशन जो हम कभी नहीं चाहते आए। हम क्यों चाहेंगे कि इंटरनेट चला जाए? हम क्यों चाहेंगे कि जब लिस्ट में 4 वैल्यू है तो हम कुछ और इंडेक्स पे चले जाएं, है ना। तो इट इज एन अनवांटेड इवेंट या सिचुएशन दैट अकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड, आगे की बात इंपॉर्टेंट है, जोड़नी है और बतानी है, एंड occurrence of such event terminates the program abnormal। ये है डेफिनेशन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के आने से क्या हुआ वो जरूरी है, क्योंकि वो मुद्दा है क्यों पढ़ रहे हो उसे। जरूरी है कि एक्सेप्शन के आने से क्या होता है, प्रोग्राम खत्म हो जाता है। प्रोग्राम खत्म हो जाता है कैसे? एबनॉर्मली। अब एबनॉर्मली का मतलब क्या होता है? नॉर्मल एग्जीक्यूशन का मतलब है कि मेरे प्रोग्राम में 4 लाइनें थी, चारों चली, प्रोग्राम खत्म हो गया। एबनॉर्मल का मतलब है प्रोग्राम में 4 लाइन तो हैं, 2 चली, उसके बाद तीसरी पर एक्सेप्शन अनवांटेड इवेंट हो गया, आगे का प्रोग्राम चला ही नहीं, प्रोग्राम खत्म हो गया। दिस टाइप ऑफ टर्मिनेशन इज नोन एज एबनॉर्मल टर्मिनेशन। तो हम अपने प्रोग्राम को जितना काम दें सारा करने के बाद बंद हो, नॉर्मल टर्मिनेशन। सारा काम नहीं करा पहले ही बंद हो गया, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्यों हुआ, उसकी मात्र एक वजह होती है, कोई एक्सेप्शन आई। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि जो हमारी एक्सेप्शंस हैं उनके क्या क्या नाम है। तो पाइथन में हर एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई किया गया है एक नाम दे। अब हम टेक्निकल हो रहे हैं। इन पाइथन ईच एक्सेप्शन इज each exception is identified by using a name। लाइक जो जो मैंने करके दिखाई उन्हीं को लिख लेता हूं। पहली है नेम एरर, थोड़ा सा टेक्निकल है। नेम एरर जब आप कागजों में लिख रहे हो तो कैसे लिख लो, लेकिन अगर प्रोग्राम में नेम एरर एक्सेप्शन को मेंशन करोगे तो एन कैपिटल और ई कैपिटल, बीच में कोई स्पेस नहीं। जितने भी एक्सेप्शन के नाम होते हैं उनको लिखने का रूल है, कन्वेंशन नहीं, रूल है, मानना पड़ेगा। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, और अगर एक ही वर्ड है तो उसका पहला लेटर कैपिटल। कैपिटलाइज केस और टाइटल केस के अकॉर्डिंग इसको लिखा जा रहा है।
क्यों आती है नेम एरर? जब हमारे प्रोग्राम में क्या चीज ना हो, कोई फंक्शन, कोई वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में नहीं है और हमने यूज कर लिया है, चाहे वो लाइब्रेरी में नहीं है चाहे प्रोग्राम में हमने यूज करा, लेकिन इंटरप्रेटर को वो कहीं नहीं मिला, जहां तक वो ढूंढ सकता था उसे कहीं नहीं मिला, तो नेम एरर आई। ठीक है, वेरिएबल ना मिलना, फंक्शन का ना मिलना, दोनों में एक ही एरर आती है, नेम एरर। ठीक है। दूसरी है इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर अभी देखी थी हमने, क्यों आई थी? आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ रेंज। अगर ये लिस्ट में आई थी तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अगर स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, टपल होता तो टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। वैल्यू एरर, जो मैंने अभी टाइप कन्वर्ट किया था स्ट्रिंग टू फ्लोट, अगर वो नहीं हो पाया तो जो एरर आती है दैट इज वैल्यू एरर। तो थ्रू आउट कन्वर्जन, चाहे किसी को किसी में कन्वर्ट करो, अगर कंपैटिबल टारगेट नहीं है तो एक ही एक्सेप्शन जनरेट होती है, वैल्यू एरर। ठीक है, तो ये आपका टाइप कन्वर्जन रिलेटेड एक्सेप्शन होती है। ठीक है। और कौन सी देखी अभी आपने? पांच छह करके दिखाई दी मैंने। एक कौन सी थी? इंपोर्ट कुछ भी, कौन सी आएगी? कुछ भी एक्सेप्शन? अरे मॉड्यूल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। एक और, वो तो सिंटैक्स एरर है। 10/2 5 आता है। 10/0 इन्फिनिटी गणित के हिसाब से आता है। पाइथन में किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं किया जा सकता और वो एक्सेप्शन बनेगी, और उसका नाम है जीरो डिवीजन एरर। कुछ एक्सेप्शन जो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, कॉमन सेंस समझ में आ जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बता दी। और भी हैं, अलग अलग टॉपिक के अलग अलग हैं, आगे जाके आप जेंगो में जाएंगे तो उसके अलग हो जाएंगे एक्सेप्शन। आप पांडास पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, तो सबके अलग अलग हमारी हो जाती है।
अब आता है मेन हेडिंग जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, इसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अपना जब सिलेबस देखोगे जाके तो उसमें हेडिंग का नाम एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ये हेडिंग क्यों आया, उसके लिए इतना सारा मुझे आपको बताना पड़ा। अगर मैं यहीं से शुरू करता पढ़ाना, अब तक खत्म हो जाता टॉपिक। एक्सेप्शन हैंडलिंग का पर्पज होता है हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर अगर इस तरह की एक्सेप्शन आए तो प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए। प्रोग्राम उस एक्सेप्शन को खुद अपने आप हैंडल कर ले। कैसे करेगा वो हम बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए। आखिरी लाइन तक प्रोग्राम चलना चाहिए, ताकि आगे का कोड जिसको उस एक्सेप्शन से कोई लेना देना नहीं था वो चले, है ना। उसकी वजह से ये नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को अगर आप कोड में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। इट इज अ वे या टेक्निक टू अवॉइड एबनॉर्मल प्रोग्राम। एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक तरीका है जो प्रोग्राम का जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है उसको अवॉइड कर देती है, अवॉइड मतलब दूर कर देती है। तो आप प्रोग्राम आपका नॉर्मल एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, आगे का कोड चलने लगता है। अब ऐसा कैसे किया जाएगा? तो जैसे रेजेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरई मॉड्यूल था, उसके अंदर कुछ फंक्शंस थे। एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा कोई मॉड्यूल अलग से नहीं है। आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स की हेल्प से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग कीवर्ड्स दैट मे बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट। कीवर्ड में ठीक है, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज, और भी दो चार मिल, इतने से अपना काम होता है। जिन्होंने जावा पढ़ रखी है उनको ट्राई कैच याद होगा, तो यहाँ कैच की जगह एक्सेप्ट है, बात एक ही है। चलो, तो अब देखो आप जिस लेवल पर आ गए हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल पाइथन में कैसे किया जाए। तो किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल पाइथन में एक स्टेटमेंट की तरह किया जा सकता है। इफ स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट। किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल पाइथन में एक ऑपरेटर की तरह किया जा सकता है, एंड, और, नॉट, इन, है ना। किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल पाइथन में हम लिटरल की तरह कर सकते हैं। नई चीज है, वैल्यू कोई लिटरल है। ट्रू, फॉल्स, नन। ट्रू, फॉल्स और नन, ये तीन कीवर्ड हैं, लेकिन इन तीन कीवर्ड को आप वैल्यू की तरह यूज करते हैं। ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू है, और नन नन टाइप की वैल्यू होती है। ठीक है, तो नन टाइप एक डेटा टाइप है जिस टाइप की वैल्यू सिर्फ इकलौती नन होती है। चौथा, किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल ब्लॉक बना के कर सकते हैं। कोई बताएगा इस वाले कैटेगरी में आने वाला
कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसका ब्लॉक बनता हो डायरेक्ट। फॉर स्टेटमेंट का फॉर ब्लॉक बनता है, कह सकते हो, मतलब कहना चाहो तो विद हो गया, हाँ कल पढ़ाया था, विद ब्लॉक, ठीक है, इफ ब्लॉक, फॉर ब्लॉक, वाइल ब्लॉक। तो इनको आप स्टेटमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि किसी भी ब्लॉक को बनाने के लिए पहले एक स्टेटमेंट लिखना होता है, उसके बाद फिर वो ब्लॉक बनता है हमारा। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड ही है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट के बाद ब्लॉक बनता ही है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट के बाद ब्लॉक बनेगा ही बने, ठीक है। अब ये सारे जो कीवर्ड हैं, इनमें से ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, ये तीनों कीवर्ड का इस्तेमाल ब्लॉक बनाकर किया जाता है। इस वाले का इस्तेमाल एज ए स्टेटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब पाइथन में लगभग अगर हम सारे लिख लें तो हमने 25-30 कीवर्ड पढ़ लिए हैं, 36 होते हैं, 25 से 30 के बीच में पढ़ चुके होंगे, 2 4 5 रह गए होंगे, ठीक है। अब जो 2 4 5 रह गए हैं, हमें अंदाजा है कि जब वो आएंगे तो या तो उनका ब्लॉक बनता होगा, या कोई ऑपरेटर बनेगा, या कोई सिंपल स्टेटमेंट का यूज किया जाएगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, बहुत पहले पूछा था, अचानक से मुझे दिमाग में आ गया, आपके साथ शेयर करता हूँ। कीवर्ड और लाइब्रेरी दो अलग बातें हैं, या ये कहें कि कीवर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा होते हैं, या लाइब्रेरी अलग शब्द है और कीवर्ड अलग शब्द है, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर होते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था उसका। क्या हम लाइब्रेरी शब्द में कीवर्ड को इंक्लूड करें या अलग शब्द बोलें? लाइब्रेरी के अंदर कीवर्ड आएगा, चलो समझते हैं। लाइब्रेरी वो है जो डिफाइन की जा सकती है, आप बना सकते हैं, मैं बना सकता हूं, कोई बनाकर इंटरप्रेटर को बता सकता है और वो इसे इंपोर्ट करके यूज कर लेगा। कीवर्ड मैं नहीं बना सकता, आप नहीं बना सकते, गूगल वाला नहीं बना सकता, फेसबुक वाला नहीं बना सकता, क्योंकि कीवर्ड का जो डेफिनेशन होता है वो इंटरप्रेटर के अंदर दिया जाता है। अलग से कोई फाइल नहीं है कि उसको इंपोर्ट करके इंटरप्रेटर रीड करेगा कि इसका मीनिंग ये होता है। इंटरप्रेटर जब बनाया गया होगा तो उसके अंदर हार्ड कोड लिखा गया होगा, इस कीवर्ड से ये होता है। तो कीवर्ड से वो कंपनी बना सकती है जो इंटरप्रेटर बनाती है, और वो कौन है? जिसने पाइथन बनाया। इसलिए कीवर्ड को लाइब्रेरी नहीं कहा जाता। कीवर्ड स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है किसी लैंग्वेज का, जिसकी डेफिनेशन, कीवर्ड्स की जो मीनिंग होती है वो हार्ड कोडेड इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर फिट कर दी जाती है। अलग से कोई फाइल नहीं होती जहां से वो उठाकर रीड करता है इसका मीनिंग ये होता है। क्योंकि अगर ऐसे होने लगे तो हम भी बनाना शुरू कर देंगे अपने कीवर्ड, जो कि नहीं बना सकते, इसलिए इनको कीवर्ड कहा जाता है। अदरवाइज अगर ये हम बना सकते तो इसको लाइब्रेरी ही कहा जाता। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम से कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा है यहाँ पर आई, और यहाँ लिखा मैंने बाई। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं बीच में आप कुछ भी लिखो, हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। प्रोग्राम चले तो हाई भी आना चाहिए और लास्ट में बाय आना चाहिए, बीच में जो मन चाहे बोले, है ना। हमने कहा चलो कुछ मीनिंगफुल लिखते हैं, तो मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज कर दी, 10 20 30 40। अब मैंने यूजर से ये पूछना है कि यूजर बताओ इस लिस्ट के किस इंडेक्स की वैल्यू को आप देखना चाहते हैं। मैं खुद से ना इंडेक्स मानकर यूजर से पूछूं। तो अब मैंने यूजर से इंडेक्स लेना है, तो वो स्ट्रिंग आएगा और मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा इंटीजर होता है। एंटर इंडेक्स। यूजर को मैं हेल्प कर रहा हूं कि भाई 0 से 3 के बीच में देना इंडेक्स, क्योंकि मेरे लिस्ट में 4 वैल्यू, तो 0 1 2 3 में से कोई एक देना। उसने जो भी इंडेक्स दिया मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम आप आई रखो चाहे इंडेक्स। फिर मैंने एक लाइन लिखी और उस लिस्ट पर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा के उस इंडेक्स में चला गया। अब एज ए कंपाइलर आप इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल करेंगे तो आई गेस हमने सही लिखा है, कोई सिंटैक्स एरर है नहीं, कोई हो गई होगी बाई चांस तो अलग बात है,
अदरवाइज वो सिंटैक्स एरर नजर आ नहीं रही है कोई। अब मैंने इस कोड को रन कराया, इस कोड को रन कराने के बाद रन होना शुरू हो गया। इसका मतलब तो यह है कि सिंटैक्स एरर रही नहीं होगी, बाइट कोड बन गया होगा। बाइट कोड का मशीन कोड बन रहा है, तब यहां तक बात पहुंची है। अब मैंने यहाँ पर इंडेक्स दिया, मान लो 1। जैसे मैं एंटर करूंगा 1 स्ट्रिंग में रीड होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, और लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 20 मिल जाएगी। 0 पर 10 है, तो सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैं आपको ना टॉपिक का हिंदी मीनिंग समझाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए 0, सर एकदम सही है। तो अब कॉमन सेंस है कि जब यूजर से आप कह रहे हो इंडेक्स दो 0 से 3 की रेंज में दो, तो 0 से 3 की रेंज में देगा। लेकिन कुछ समझदार हो सकता है बोले नहीं, मैं तो ऐसे दूंगा। देखते हैं क्या करेगा प्रोग्राम। तो अब ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसा करके देखेंगे? कुछ ही लोग होंगे जिन पर टाइम ज्यादा है। अदरवाइज तो भाई आपको जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते हैं, काम हो जाता, अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए टॉपिक का नाम क्या रखा गया? अपवाद। अपवाद की इंग्लिश क्या होती है? बस यही हमारे टॉपिक का नाम है कि अपवाद है, कि हम जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हो, कुछ और दे रहे हो, और उसकी वजह से प्रोग्राम में एक अनवांटेड इवेंट हो गया, जिसकी वजह से प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इसको हेडिंग का नाम क्या दें? हमने कहा अपवाद कर दो। ऐसा लोग करते नहीं, लेकिन दो चार कर भी सकते। इसी वजह से टॉपिक का नाम रखा गया एक्सेप्शन। अब जब आप अपना प्रोग्राम रन कर रहे हो यूट्यूब से डाउनलोड करने का, तो कॉमन सेंस है कि आपको पता है कि इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है इंटरनेट की, चल रहा है, कल भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, परसों भी चल रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, आप उस प्रोग्राम को चला रहे थे, नहीं चल रहा है। क्यों? पीछे से खंबा टूट गया और तार उसके ऊपर था, वो खत्म। अब ये डेली हो रहा है क्या? डेली तूफान आ रहा है, डेली पेड़ गिर रहा है इंटरनेट के तार के ऊपर। क्या है ये? अपवाद, एक्सेप्शन है। तो यही तो आएगी, एक्सेप्शन। इंटरनेट नहीं है आपके अंदर। समझ आ रही है कहानी कि बनाने वाले ने टॉपिक का नाम एक्सेप्शन ही क्यों रखा है? ठीक है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये अमूमन नहीं होता है, लेकिन हो सकता है, बाई चांस हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करो, अपनी हैंडलिंग करके चलो। जैसे स्कूटर पर जा रहे हो, बाइक पर जा रहे हो, तो रोज एक्सीडेंट थोड़ी ना हो रहे हैं। हो सकता है अपवाद हो गया किसी का, तो हेलमेट पहन के चलो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। समझ में आ रही है कहानी? कार में जा रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाई, है ना, अचानक सामने पुलिस वाला आ गया, लग गया 1000 रुपए का। अपनी सेफ्टी अपने साथ लेकर चलो, जैसे गाड़ी में बैठो सीट बेल्ट पहले लगा लो। अपवाद है, हो सकता आ जाए, आता नहीं तो मैं तो रोज इस रूट से जाता हूँ, कभी नहीं मिला मुझे ट्रैफिक वाला, अचानक से आ गया एक दिन। अपवाद है, चालान कट गया। ठीक है, तो हैंडलिंग करके चलो, सीट बेल्ट लगा के चलो। समझ में आ गई कहानी? सुना। अब इस प्रोग्राम को मैंने रन कराया, तो इस प्रोग्राम के रन होने पर मैं चाहता हूं जितने अपवाद हो सकते हैं सब सोचो, मुझे तो बाय तक जाना है। अब मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, मैंने कहा एंटर इंडेक्स, उसने लिख दिया सोनू। अब उसका हाथ तो पकड़ नहीं लोगे कीबोर्ड से, वो तो कुछ भी टाइप कर सकता है, सोनू है वो तो कुछ भी लिख सकता है ना। तो अब जब एंटर करोगे तो ये बताओ, ये तो स्ट्रिंग रीड कर लेगा, लेकिन क्या उसका इंटीजर बन जाएगा? नहीं। तो टाइप कन्वर्जन की क्या आ गई? एरर, क्योंकि सोनू का इंटीजर नहीं बन सकता। तो टाइप कन्वर्जन की एरर कौन सी कहलाती है? वैल्यू है, ये आ गई वैल्यू है। एक्सेप्शन है, कोई ऐसा क्यों करेगा? कर दिया तो फिर एक्सेप्शन आएगी, आ गई तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब सर समझ में आ गई कहानी आपकी, अब इसको हैंडल करना सीखना है। तो क्या करेंगे, प्रोग्राम के वो स्टेटमेंट जिनके एग्जीक्यूशन पर एक्सेप्शन आ सकती है, उनको ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, ट्राई कॉलन, और वो स्टेटमेंट जिनके एग्जीक्यूशन से एक्सेप्शन आएगी उसको यहां लिख देंगे। इसमें आ सकती है कौन सी एक्सेप्शन? टाइप कन्वर्जन की। इसमें आ सकती है कौन सी एक्सेप्शन? इंडेक्स सही बन गया इंटीजर, लेकिन वो रेंज के बाहर होगा। बस दो ही है, इन्हीं में आ सकता, और भी थे, उनको ट्राई ब्लॉक में डाल। अब ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एक्सेप्शन आती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें एक हैंडलर डिफाइन करना पड़ता है, और उस हैंडलर को बोलते हैं एक्सेप्ट।
एक्सेप्ट कह रहा है कि मैं वो हैंडलर हूं, मतलब मैं वो स्टेबलाइजर हूं कि वोल्टेज अगर हाई आएगी तो मैं उसको सही कर दूं। तो इट इज लाइक स्टेबलाइजर उस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक कह रहा है कि मैं एक्सेप्शन का हैंडलर होता हूं, आप मेरे अंदर जो लिखोगे उस समय चला दिया जाएगा जिस समय एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते कुछ मत लिखो, हैंडल हो जाएगी। लेकिन कोई लॉजिक आप चलाना चाहते थे तो लिखिए, नहीं चलाना चाहते थे तो फिर इसको पास करके आगे बढ़ सकते, लेकिन लिखना जरूरी है। अब एक्सेप्ट ब्लॉक ये कह रहा है मुझे ये बताओ कौन सी एक्सेप्शन है जो आप हैंडल कराना चाहते हो मुझसे, कौन सी कराना चाहते हो। हमने कहा चलो इंडेक्स एरर कर लो, तो लिखना पड़ेगा ऐसे करके इंडेक्स। क्या करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, पास लगा के छोड़ दो। मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक जब इंडेक्स एरर को हैंडल कर रहा है तो मेरे पास कोई लॉजिक है ही नहीं चलाने के लिए, मैंने कुछ करा ही नहीं, खाली लिख के छोड़ देंगे। अब ऑल इज वेल, ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आएगी इससे, नहीं। तो जब एक्सेप्शन आई नहीं तो हैंडल कैसे करेंगे, तो एक्सेप्ट ब्लॉक बिल्कुल नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। अब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी, कौन सी, इंडेक्स एरर। एक्सेप्ट ब्लॉक उसे हैंडल करेगा, हैंडल करते समय कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि आपने उससे कुछ करवाया ही नहीं है। हैंडल हो गई मतलब आगे कोड चलेगा, कोड बीच में खत्म नहीं होगा। अब उसका क्या हुआ, इंडेक्स का कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ बताया ही नहीं, कुछ बताओगे तो हो जाएगा। हमने एक काम करते हैं, लिख देते हैं कि भाई इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। तो अब सर ये तो पहले भी आ रहा था, हमने कहा पहले आ रहा था उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता था। अब हमारा अपना मैसेज है, नॉर्मल मैसेज है, प्रोग्राम आगे चलेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि सर आगे फिर चले और आगे फिर से इंडेक्स वेरिएबल यूज हो गया तो एक काम करो, प्रॉपर हैंडलिंग करो, इंडेक्स की वैल्यू अपनी तरफ से बना दो, ताकि आपके मन में जो डर आ रहा है कि अगर आगे के प्रोग्राम में चलने पर इंडेक्स वेरिएबल का इस्तेमाल फिर कर लिया किसी ने तो आप डिफॉल्ट इंडेक्स के साथ चलेगा। तो आप यहाँ पे मैसेज में लिख दो हैंडलिंग के कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज यूजिंग 0 एज डिफॉल्ट। तो या तो यूजर अपना बताए, और यूजर अपना नहीं बताएगा तो हमारा प्रोग्राम आगे के लिए, ठीक है, यहाँ के लिए नहीं, आगे के लिए क्या लेके चलेगा, 0 को डिफॉल्ट इंडेक्स लेके चलेगा। अब मैंने आगे कहीं यूज करा नहीं है, सेफ साइड मैंने अपना यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब ये बताओ, तो इस चीज को हटा देते हैं, इसकी कोई खास जरूरत हमें नहीं लग रही है। अब ये बताओ जब इसको रन कराएंगे और मैं यहाँ लिख दूं मोनू, तो एक्सेप्शन हैंडल होगी या नहीं होगी, नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक किसको हैंडल कर रहा है, इंडेक्स एरर। और इस बार कौन सी बनेगी हमारी, वैल्यू एरर। तो ट्राई एक्सेप्ट सिर्फ लगा दिया, इट डजंट मीन सब कुछ सही है। आपने जिस एक्सेप्शन के लिए लगाया है वही एक्सेप्शन हमारा हैंडल होगी, तो सर ये तो सही नहीं है, हमें क्या पता यूजर क्या कर सकता है। तो आप अगर एक ही ट्राई ब्लॉक से मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कराना चाहते हैं तो टपल बनाकर आप उन सारी एक्सेप्शन का नाम लिखो। तो अब सर मैसेज कॉमन लिखो, जनरल, यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड इंडेक्स। अब चाहे वो रेंज के बाहर है चाहे स्ट्रिंग है, कॉमन मैसेज सही दे दिया, सब कुछ सही, कोई समस्या नहीं। अगर इंडेक्स बाहर है तो भी हैंडल हो गया, आगे तक प्रोग्राम चल रहा है। और अगर आपने कुछ ऐसे लिख दिया है तो भी प्रोग्राम हैंडल होता है। तो इस तरह से ये वो स्टेबलाइजर हो गया जो हमने अपने प्रोग्राम में लगा दिया। अब वोल्टेज हाई आए, वोल्टेज लो आए, वोल्टेज सही आए, प्रोग्राम आगे तक चलेगा, एसी मेरा खराब नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन हैंडलिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। तो जितने प्रोजेक्ट बनते हैं इंडस्ट्री के अंदर सारे के सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके ही बनाए जाते हैं। ठीक है, चल ट्राई और एक्सपेक्ट एक्सेप्ट चलेगा या कोई एक चल सकता है? नहीं, ट्राई की एक्सेप्शन को ही तो हैंडल करता है, तो ट्राई तो चलेगा ही चलेगा। जब ये चला और एक्सेप्शन नहीं आई तो एक्सेप्ट नहीं चलता, नहीं, फिर आगे वाला कोड चलेगा। एक्सेप्ट अकेले चल सकता है बिना ट्राई के? नहीं, सिंटैक्स एरर आएगी। कह रहा है जिसके लिए मैं होता हूँ वो तो लाओ पहले, मतलब स्टेबलाइजर है एसी नहीं है, तो स्टेबलाइजर का फायदा क्या हुआ, इसी तो लगाओ पहले।
कोई एरर आएगी, मतलब सिंटैक्स एरर है, ऐसा कोई सिंटैक्स नहीं है। ना अकेला ट्राई हो सकता, ना अकेला एक्सेप्ट हो सकता, सिंटैक्स में दोनों ही नहीं हो सकता। ठीक है, कल के लिए छोटा सा चेंज है, सिर्फ कल के लिए। जो आपका बैच है जनरली 6 बजे शुरू होता है, सिर्फ कल कल के लिए 3 बजे आपका टाइम रहेगा। जो लोग ऑफिस वाले हैं या कहीं जाते हैं और नहीं आ पाते, तो वो चाहे तो जूम से ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे तो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। और उस रिकॉर्डिंग में अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट डे फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये चेंज सिर्फ कल के लिए, कल मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है ऑफिस से, तो आपका ऑफ ना हो इस वजह से मैं 3 बजे आपको बुला रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे आगे भी आपको ऑफ एक देना है, फ्राइडे। फ्राइडे आपका ऑफ रहेगा, फ्राइडे में अवेलेबल नहीं होऊंगा। तो अगर कल 3 बजे आप आ जाते हैं तो कल की क्लास आपकी हो जाएगी, और अगर आप सब लोग मना करते हैं तो कल भी फिर आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कल 3 बजे आ जाओ, और अगर ना आ पाओ तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। मैं मीटिंग का जो लिंक है वो क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप अपने मोबाइल से या कहीं से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे बता दो आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, उस हिसाब से फिर मैं आगे का अपना प्लान करूँ। थर्सडे फ्राइडे ऑफ। थर्सडे फ्राइडे ऑफ रहेगा, अगर कल नहीं आओगे तो कल भी ऑफ हो जाएगा, लगातार 3 ऑफ हो जाएंगे फिर। आप लोग बताओ, डिसाइड करके सब लोग। चलो एक काम करो, कल आ जाओ 3 बजे, सिर्फ यही टॉपिक खत्म कर देंगे, आप नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। इस टॉपिक का बेस तो बन ही गया, अब बस थोड़ा बहुत वेरिएंट रह गए हैं इसमें, है ना। तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कल आ जाओ 3 बजे, नया टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, वो फिर मंडे को करेंगे।